गए अपने गुर्दे में। आजाद लाएंगे भाई को और आजाद से ही जिताओ, जब मैं आपको मानूंगा समाज मेरा कैसा है। नहीं तो बेकार है, उसका भी वो मत करो, किसी का भी मत करो कि हर चुनाव में पैसा लगता है, बिगर पैसे के चुनाव नहीं लड़ा जाता है। तो इसलिए रवि भाई के साथ है 500, अब रहेंगे 150, 200, मैं कह रहा हूं 1000 तुम लेके चलो। तुम्हारे साथ रवि गौतम कंधे से कंधा सारे जाटव समाज को खड़ा करेंगे, ये लाइन बात क्षेत्र में मेरा वादा है। और ऐसा नहीं है कि वैसे भी कह रहा हूं मंच के माध्यम से, चाहे पूरी रात घूमे पूरा दिन घूमे, जब हम सन 84 में साइकिल को डोले से लड़ा सकते 10,000 वोट लड़ा, जब तो बसपा भी नहीं थी, हार गया था। मैं जब से हूँ इस बसपा में, आज तक मुझे 5.5 करोड़ का टिकट नहीं मिला इस बसपा में, मेरे देशराज गौतम को नहीं मिला। खड़े करने वाले बसपा हम, बसपा हमसे, हम बसपा में नहीं है। मैं तुम्हें याद दिला दूं, बसपा हमसे है, बसपा में नहीं है। अगर रवि गौतम जैसा मजबूत विधायक गाजियाबाद को मिल गया तो हमारे समाज को कोई माइकल आज छू नहीं सकता, ये मैं लिख के देता हूँ। रवि गौतम जिंदाबाद, रवि गौतम जिंदाबाद। साथियों, सभी को साथियों, आज रवि गौतम जी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अपना टिकट कटने के बाद। उससे पहले युवा शक्ति दल में काम कर रहे थे, वैसे है भी हुआ, लेकिन जब किसी पार्टी में कार्यकर्ता बहुत समय से काम करते रहते हैं तो पार्टी का कर्तव्य पहले उसको टिकट देने का कर्तव्य होता है। रवि गौतम को इन शब्दों में टिकट दिया गया, ये रवि गौतम बहुत अच्छे से जानते होंगे। और जब रवि गौतम जी का टिकट डिक्लेयर हो गया, वे रवि गौतम जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद इन्होंने कुछ दिन तक काम किया और काम करने के बाद इनके साथ धोखेबाजी की है, जो भी हुआ है, और आज इनका टिकट काट दिया गया है। इसलिए शायद ये विरोध प्रदर्शन है। ये बैठक कर रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहले किसी भी नेता को अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए कि वो युवा शक्ति दल में काम करना है उनको, या बहुजन समाज पार्टी में काम करना है। किसी भी पार्टी का नेता अपने तरीके से और अपने हिसाब से टिकट देता है। जो बहुत दिनों से कार्यकर्ता काम करते हुए होते हैं, सबसे पहले तो उनका काम होता है कि वो अपने ही कार्यकर्ता को टिकट दें। बाहर का कार्यकर्ता अगर आता है तो उसका विरोध होना बहुत ही जरूरी है, और जो पहले से लगे हुए कार्यकर्ता होते हैं वो विरोध करते हैं। उस विरोध को रवि गौतम जी ज़्यादा अपनी समस्या न समझे, क्योंकि नेता वो होता है जो समाज में अपनी बात, अपने समाज की बात आगे रखता है। दो तरह के नेता होते हैं, कुछ नेता समय का सदुपयोग करते हैं, कुछ दुरुपयोग करते हैं। कुछ नेता अपनी सुविधानुसार राजनीति करते हैं, कुछ नेता समाज की सेवा करने के लिए नेतागिरी करते हैं। और जिन लोगों को समाज की नेतागिरी करनी होती है उनको किसी पार्टी का से लेना देना नहीं होता, उनको केवल समाज की बात आगे तक पहुंचानी होती है। तो मैं रवि गौतम जी से कहूँगा कि आप संघर्ष करें, आप पब्लिक की बात, नागरिकों की बात आगे तक पहुँचाएं, लोगों की समस्याओं को बताएं, हम आपके साथ हैं। जय भारत, जय भारत। पेड़ के साथ के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बैठक में आए सभी सम्मानित साथियों को जय भीम। आप सभी लोग हमारे दुख के पीड़ा को समझकर और लोग इकट्ठे हुए, उसके लिए आप लोगों का सबका तहे दिल से धन्यवाद। अभी मेरे से पहल के वक्ता डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जब कोई टिकट दिया जाता है तो उसमें उसकी शर्तें बताई जाती हैं। हम आप लोगों को अवगत कराना चाहते हैं कि जब 22 अगस्त को हमारी बहन जी से मुलाकात हुई तो माननीय बहन जी ने हमको शर्तों के साथ न बताते हुए हमारी 1 घंटे बाद सुनने के बाद पूरे समाज
मुद्दों पर चर्चा होने के बाद हमको टिकट फाइनल किया गया और बहन जी ने कहा कि मैं आपको आश्वासन देती हूँ और मेरे बात को मानना, आपका टिकट नहीं कटेगा। इस टिकट पर कोई भी मैं बहस और कोई भी चर्चा नहीं चाहती हूँ। जिस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा ने हमको आश्वासन दिया, हम बहन जी को अपना आदर्श नेता मानते हैं, मगर कुछ मार्केटिंग के लोग जो पार्टी में काम कर रहे थे उनकी वरीयताओं पर हम खड़े नहीं उतरे, क्योंकि जो चीज वो हमसे मांग रहे थे वो चीज हमको उनको उपलब्ध नहीं करा पाए। और हमने उनसे कहा भी कि आप हमें समय दीजिए, मगर समय ऐसा था कि या तो गौ खाइए या गंगा जी नहाइए, इस तरीके की शर्त हमारे साथ थी। हमने उस शर्त को न मानते हुए हमने उनसे अपील की और उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि हम दोबारा आपसे कह रहे हैं। बड़े उछल उछल कर वो लोग कुर्सी से कहते थे कि बहन जी मेरी ही सुनती है, किसी और की नहीं सुनती। मगर मैं आज उन समाज के लोगों से पूछना चाहता हूं जो बहुजन समाज पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं। जैसे मैं एक संगठन में काम कर रहा हूं, वैसे भी वो भी एक संगठन में काम कर रहे हैं। जब एक राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कोई चीज फाइनल कर दी तो आप लोगों ने वहां जाकर क्या भरा क्या नहीं भरा वो आप लोग जानते हैं। अगर बहन जी ने जो निर्णय लिया वो आपकी गलत सूचनाओं पर निर्णय लिया गया और वो गलत सूचनाएं दी गई और उन नेताओं से, उन मंत्रियों से और अपने समाज के लोगों से, वो लोग मेरे से कल कह रहे थे, हम सभी लोग थे वहां के शमसुद्दीन राय जी आए, उन्होंने टिकट काट दिया। अरे मेरे भाई, आपने जीवन दे दिया, आपको बहन जी ने मंत्री बना दिया, आपको जिला अध्यक्ष बना दिया, आपको कोऑर्डिनेटर बना दिया, तो आप लोग वहां क्या कर रहे हैं जब आपकी बात नहीं मनती है? तो आज इस दुख की पीढ़ी में अध्यक्ष जी और हम लोग, आप सभी लोग बैठे हैं। अध्यक्ष जी आपसे अपेक्षा चाहते हैं, मैं भी अपेक्षा चाहता हूं, सब लोग अपेक्षा चाहते हैं कि जो आप अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन करेंगे, आप लोग कहेंगे कि ये काम कर रहा है तो करेंगे, नहीं तो जो सामाजिक काम हम कर रहे हैं उसके करने के लिए हम आज भी तैयार है और करते आए हैं, करते रहेंगे। लोगों की जो बातें हैं, जो मार्केटिंग एजेंट हैं, वो लोग इधर उधर की अफवाहें फैलाते हैं। देखो, मेरी आप लोगों से गुजारिश है, हो सकता है कि मेरी बात किसी को गलत लग रही हो, मगर मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं। एक पुरानी कहावत है कि चोर को मत मारो, चोर की मौसी को मारो। ये जो लोग हैं जो एजेंट टाइप का काम कर रहे हैं, इनका इलाज समाज करेगा, समाज को इनका इलाज करना होगा, क्योंकि आज जिस पीड़ा से हम जूझ रहे हैं उसी पीड़ा से मेरे सम्मानित साथी यहाँ बैठे हैं, देशराज जी, बड़े भाई जयप्रकाश जी और भी अन्य लोग हैं जिनसे पैसे ले दिए जाते हैं, टिकट काट दिया जाता है। भाइयों, इस निर्णय की हम आपसे अपेक्षा करते हैं और अपनी वारी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। कालू जी ने बताया कि जिनको बहन जी समाज में सुधार करने के लिए कमान सौंपती हैं, वो भ्रष्टाचार फैलाते हैं। जो हमारे वाम से संगठन के हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और अपने विचार रखें। हरिदत्त पहलवान जी और उनके साथी आ चुके हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप समाज के मंच पे आ जाएं। ओम प्रकाश पहलवान जी। सबसे पहले बाबा साहब को नमन करते हुए इस सभा के अध्यक्ष जी, सम्मान साथियों, और मेरा तो यही एक वो है, रवि भाई का जो टिकट जिस भी जैसे भी कटा है वो दुख की बात है। बहन मायावती जी बहुत बड़ी नेता है, अगर उसमें टिकट को कह दिया था इनसे तो इन्हें मना नहीं करना चाहिए था, तो कुछ भी हो जाता। और ये दलाल जिन्होंने टिकट कटवाया,
मैं तो उनको भी ये कह रहा हूँ कि इन्होंने बहुत बुरी बात है, बहुत अच्छी बात नहीं करी। तो मैं तो यही कहूँगा रवि भाई से कि आप जिस भी सूरत में निर्दलीय चाहे कैसे भी चुनाव लड़ोगे, हम आपके साथ हैं। जय भीम। जैसे कि रवि भाई का टिकट काट दिया गया है, मैं भी उसी पीड़ा से पीड़ित हूँ, क्योंकि मैं भी टिकट मांगा था तो मेरे को यही कहा था कि भाई बजट बताओ, पहले बजट क्या है। अब भाई जिसके पास बजट नहीं है तो वो तो चुनाव लड़ेगा ही नहीं। अगर भाई पे मुकदमे थे तो फिर टिकट दिया ही क्यों, टिकट दिया तो फिर बांटा क्यों। तो ये तो भैया साफ साफ बात है, पैसे वाली बात है और कोई बात नहीं है। मैं तो यही कहूँगा तू ज्यादा पैसे दे रहा होगा, रवि का टिकट काट कर उसी का हो रहा है और यही सब चल रहा है। बहन जी को सब पता है लेकिन साइड नहीं कर रही है। अरे ये इन्होंने पार्टी डुबो दी, सारा सत्यानाश कर दिया पार्टी का, लेकिन बहन जी नहीं जाग रही है। अरे जिसको 15-15 साल से कोऑर्डिनेटर है उन्होंने हटाओ, साइड करो, किसी और को मौका दो, फिर पार्टी नहीं उठी। तो इससे ज्यादा हमारे लिए आगे क्या होगा। पहली बार तो हमारे समाज के भाई का जो टिकट मिला है उसका भी काट दिया, तो मतलब क्या करें। तो मैं तो भाई यही कहूँगा सब लोग एक हो जाओ और एक ही होए रहना। भाई इनका जो ये कोऑर्डिनेटर है इनका मेरा क्या करना है, इनको यहाँ से जूतों की बड़े डालने फेंकना है। देता हूँ। जय भीम, जय भारत। आदरणीय सभी सामान्य साथियों, काफी समय से जो हमसे भी बुद्धिजीवी उन्होंने इस विषय पर जो बात कही है और हम सब समझ गए हैं। आज इस पार्टी का जो असली रूप सामने आ गया। जो बात जैसे कि अभी भाई ने बताया है कि किसी के माध्यम से जो बात होती थी तो शायद हम ये मानते थे कि बैंक तक वो बात नहीं जाती होंगी, पर यह तो बिल्कुल सामने साक्षात 2-3 मीटिंग ऐसे सामने हुई है। तो आपको शंका नहीं रह गई कि हम कोऑर्डिनेटर नीचे वालों को बोलते हैं तो बैंक ने ही अपने ऊपर अपने सामने ये सब बातें कह दी। तो मैं कहूँगा कि इस पार्टी का पतन का कारण कैसा रहा है, वरना हिंदुस्तान में दो ऐसे नेता नहीं है जो ऐसी जयललिता और ममता बनर्जी, उनके भी प्रयास हो रहा नहीं, वो भी साफ सुथरा नहीं है, मगर वहाँ आज भी उन्होंने अपना वर्चस्व ऐसा बना रखा है, ऐसी नीति बनाई है कि वहाँ की जनता इतनी लोकप्रिय है। बहन जी शायद उनके गठबंधन पर चलती तो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश की जो घटाना वाला नहीं होता, मेरा मानना ऐसा है। मगर इसको पार्टी का पतन का कारण रहा पैसा और इसका अभिमान। तो सबसे बड़ा यह है सामने जैसा रवि भाई करने है, हम इधर महसूस जब से सुना है हमें कल से ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत बड़ा अपराध भाई के साथ में जो भी किया है वो बहुत गलत हुआ है। हम भाई के साथ है, बिल्कुल नहीं बैठेंगे और ये बिल्कुल लड़ेंगे, इनका साथ देंगे और फिर उस पार्टी का सिंबल लेकर हमारे सामने आए तो हम सब कसम खाएंगे, उनको छूटा मारेंगे, उनको भगाएंगे। तुम पहले क्या रहा था, तुम पहले हो, उनको ये क्या बताना है। बस इसी बात के लिए विराम करते हुए क्षमा चाहता हूँ यदि ऐसे कोई शब्द किसी के लिए ऐसा निकला हो। गौतम जी से निवेदन करूंगा कि आयर हमारे रवि जी का हौसला। पहले तो सभी भाई बहनों को जय भीम। और भाई बात रवि की है, हम रवि साथ देंगे रवि का। पार्टी की बात अलग रही, वैसे पर्सनल साथ रवि भाई का ही हम देंगे। इसी बात इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। जय भीम, जय भारत। पहचान का जय है और बाबा साहब के ये घोष से आज हम आवाहन करना चाहेंगे कि जो पीड़ा हमारे अंदर है उस पीड़ा को हम निकाल के दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने बाबा साहब को याद करेंगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, ये हमारा समाज जो है ये ऐतिहासिक समाज है। इस समाज को आजादी दिलाने के लिए हमारे पुरखों ने अपनी जिंदगी गंवा दी
अपना जमीन गंवा दिया सिर्फ अपनी आजादी लेने के लिए, सिर्फ अपनी आजादी लेने के लिए। और जब आज हमारे पास एक अवसर आया है, एक युवा जब अपने घर से निकलता है सबसे पहले वो अपना कैरियर चौपट कर देता है। क्यों? किस लिए वो अपना कैरियर चौपट कर रहा है? क्योंकि उससे समाज को कुछ देना है। उसे क्या देना है समाज को? उसे समाज को देनी है ताकत, उसे समाज को देनी है वो ताकत जिस ताकत के दम पे लोग हमारा दमन करते हैं। क्या हमारा दमन होता है? नहीं होता। चौकियों में हमारा दमन होता है। 2 अप्रैल में हमारा दमन हो रहा था। कौन लोग थे वो जो सबसे आगे निकल के आए थे? वो हमारा भाई इसे दिखाया। और हम चाहकर भी समाज में नहीं आ सकते क्योंकि हम कहने के लिए वकील हैं, लेकिन जो समाज का बच्चा निकल गया है वो समाज में 15 साल से सेवा दे रहा है, सारे जुर्म झेल रहा है, और आपने उसे एक टिकट दिया और उस टिकट के बदौलत क्या हुआ? उस टिकट को दलाली की भेंट चढ़ा दिया गया। और सबसे ज्यादा गंभीर मसला तो इस बात का है, जिस समाज की हम बात करते हैं, जिस समाज की हम पार्टी है, अरे उस पार्टी में हमें टिकट नहीं मिलेगा तो कौन सी पार्टी हमें पहचान और टिकट देगी? मसला सिर्फ इस बात का है कि जिस पार्टी के हम रहनुमा होने की बात करते हैं, जिस पार्टी का हम झंडा उठा लेते हैं, उस पार्टी के जो बीच के लोग हैं वो पार्टी तक हमारी आवाज नहीं जाने देते, और अगर पहुंच जाए तो वहां पे क्या काम करते हैं वो आपके सामने है। हमारे रवि भाई का जो टिकट लगा है ये पूरे समाज के लिए एक दर्दनाक विषय है। हम टिकट देंगे, मेहनत करेंगे, महिलाएं साथ लगेंगी, बच्चे साथ लगेंगे, युवा साथ लगेंगे, लेकिन आप रातों रात टिकट काट देंगे। ये कौन का न्याय है? क्या ये न्याय है? क्या ये न्याय है भैया? यह न्याय है और ये सरासर अन्याय है। हम चाहते हैं कि यहां से इस पंचायत से न्याय हो के जाए, क्योंकि जब समाज के 4 पंच बैठ जाते हैं और जहां पे समाज की पंचायत बैठ जाती है उसे किसी पार्टी का डर नहीं रहता, उसे किसी ताकतवर का डर नहीं रहता, क्योंकि समाज की अपनी एक ताकत है। जिस समाज से हम लोग आते हैं वो एक इनकलाबी समाज है और हमें अपने समाज की पहचान को ऐसे खोने नहीं दिया जाएगा। रवि भाई का जो बलिदान है वो बलिदान बिल्कुल जाया नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले तो ये जो फरमान निकला है इसको वापस लेने का प्रयास करना चाहिए, और अगर नहीं कुछ होता तो रवि भाई के हमें हाथ मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए, और हम हाथ मजबूत करेंगे। जब एक रुपए लेके चंदा लेके पार्टियां बन जाती हैं तो क्या कि हम एक रुपए देके अपने भाई को इलेक्शन नहीं लड़ा सकते? किसी इलेक्शन को लड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर साहस और मन में सेवा का भाव होना चाहिए। सेवा का भाव हमें अंबेडकर साहब से मिल गया है, कांचीराम साहब ने हमें राजनीति सिखा दी है, और जो आज हम पे अत्याचार हो रहे हैं उस अत्याचार के खिलाफ अगर आज हम एकजुट होके अपने भाई के साथ ना खड़े हुए तो कल को ये हर युवा के साथ हो सकता है, क्योंकि कल को हम पार्षदी भी लड़ेंगे, आपके अंदर भी महत्वाकांक्षा है कि आप समाज को दें। तो जब वो देने का विषय आएगा तो हमें सिर्फ और सिर्फ दुख होगा। तो अब सही घड़ी आ गई है। मेरा सभी से, बुजुर्गों से, क्योंकि बुजुर्ग समाज की भीड़ होती है, उन्होंने हमसे ज्यादा जीवन का अनुभव लिया है, सोच समझदारी है, माताएं बहनें हैं, वो जानती हैं कि घर की कितनी समस्याएं होती हैं, क्या क्या समस्याओं से वो जूझते हैं। हमारे युवा साथी खड़े हैं, उन्हें कितनी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है।
हमारे स्कूल कॉलेजेस में आज कोई आवाज नहीं है कि जाके कोई खड़ा हो जाए, भैया देखो मुझे कॉलेज वाले परेशान कर रहे हैं। अरे कम से कम एक अपने नेता को तो ऐसा तो बनाया है जो कम से कम कॉलेज में जाके बैठ जाएगा। भाई चलो नहीं कर सकता जहाँ कर देंगे तो हमारे भाई को मजबूर करें। मैं पेशे से वकील हूँ और बाबा साहब का वकील हूँ, क्योंकि बाबा साहब ने जो हमें दिया है वो हमें स्कूल समेत लौटाना भी होगा। अगर हमारे भाई के साथ किसी भी तरीके का अत्याचार होता है, समाज के साथ शोषण होता है, तो हम सबसे पहले खड़े रहेंगे। लेकिन जो ये उपचुनाव का जो टिकट हुआ है, इस टिकट की पूरी खिलाफत करते हैं हम लोग। अगर हमारे भाई को नहीं मिला तो हम निर्दलीय इनको इलेक्शन लड़ने का प्रयास। समाज में वो ताकत है कि रवि भाई क्या और भी कोई भाई हो तो समाज उसको भी खड़ा कर सकता है। इसी पक्ष में जय समाज, जय समाज। रवि गौतम जिंदाबाद, गौतम जिंदाबाद, रवि गौतम जिंदाबाद। अब इसी कड़ी में हमारे युवा साथी करम जोशीले स्वतंत्र यादव जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपने विचारों से अवगत कराएं। मेरे सभी बड़े बुजुर्ग युवा साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों, रवि भाई से हमारा बहुत पुराना नाता है। उनके साथी जो है नितिन और एक और हमारे वो हमारे क्लासमेट रहे हैं, वो हमारे साथ पढ़े हैं। जब से संगठन बना है उनकी और हमारी बातचीत होती रहती है और हम आते हैं जाते हैं, उनके प्रोग्राम भी अटेंड करते हैं। ये अन्याय अब से नहीं हो रहा, ये अन्याय मैं देख रहा हूँ 10 सालों से यही अन्याय हो रहा है कि एक मेहनत करने वाले युवा को वो मेहनत करता है, भीड़ इकट्ठी करता है, समाज को साथ लेकर चलता है, जगह जगह जहाँ मीटिंग पहुँचती है कम से कम वो 100 युवाओं को लगा करके, बड़े बुजुर्गों को लगा करके अपने साथ लेकर के जाता है जहाँ भी उसे मीटिंग में जाना होता है। लास्ट टाइम पर उसे क्या कह दिया जाता है, वो मेहनत कर रहा है हर चीज़ के लिए, समाज में भी उतरा, खाली टिकट के लिए नहीं, वो समाज में बना हुआ है, मैदान पर उतरा हुआ है। और लास्ट टाइम पे क्या होता है, कोई पैसे वाला व्यक्ति आता है और उसका टिकट कर दिया जाता है और मेहनत करने वाला बेचारा अलग साइड में रख दिया जाता है। ये वाक्य मैंने आदर्श गौतम के साथ भी देखा था, जो लोनी वाला लड़का है आदर्श, उसके साथ भी सेम यही घटना घटी थी। जिस समय पर नगर निकाय के चुनाव, यानी अब से 1 साल पहले की घटना है, 1 साल पहले यही चुनाव चल रहे थे नगर निकाय के, उसके साथ भी वो मेहनत कर रहा था। 2-2.5 लाख रुपए उसके भी खा लिए कि तेरा टिकट हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। दूसरे वाले ने आके 5 लाख 7 लाख पकड़ा दिए, उसका टिकट, नौजवान का टिकट काट करके उस दूसरे व्यक्ति को टिकट दे दिया। उस आदर्श गौतम ने अपने ऊपर कलेक्ट्रेट में तेल छिड़क के अपने घटना देखी थी, अखबार में भी है, मैंने ग्रुप में डाल रखी है, खूब वायरल हुई थी कि इन्होंने मेरे साथ शोषण करा है और ये मेरे से टिकट के पैसे की मांग करते हैं। मैं बसपा में 5 साल रहा हूँ दोस्तों, 5 साल मैंने बसपा के अंदर काम करा है। ओबीसी सीट मेरे छत्र की आई थी, मैंने कहा जी अपनी बार हमें मौका दीजिए। मैं बाबा साहब के, मैं हर क्रांतिकारी प्रोग्रामों में साथ रहता हूँ और जितने पैसे वाले हैं वो एक भी समाज के प्रोग्राम में नहीं आते, वो बादल हो, धर्मेंद्र हो, कोई भी हो, पर मेरे को नहीं, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास पैसा है उसे टिकट दो। मेहनत करने वाले की बसपा के अंदर आज की जो मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं है। तब मुझे मजबूरी होके बसपा पार्टी त्यागनी पड़ी थी, तब मुझे टिकट आम आदमी पार्टी ने दिया था, तब मैं जाकर के चुनाव लड़ा था। मैं कहना चाहता हूँ समाज समझने की जरूरत है दोस्तों। मैं समाज के नाते आया हूँ, समाज की मीटिंग है, ये किसी पार्टी की मीटिंग नहीं है, ये समाज बैठा है और हर वर्ग का समाज बैठा है। क्या तुम्हारे लिए आज इतनी बड़ी चीज होगी कि आज तुम्हारे लिए पैसे सब कुछ हो गया? क्या मेहनत कुछ भी नहीं रही आज की डेट में? एक युवा, हम कब से संघर्ष देख रहे हैं, 15 सालों से रवि भाई का संघर्ष को देख रहे हैं। मैं इनके संघर्ष को सलाम करता हूँ, क्योंकि अगर हम क्रांतिकारी को मौका नहीं मिलेगा तो आप मौके किसको दोगे? उन पैसे वालों को दोगे जो पैसे वाले अपने घर में एसी में बैठे हैं और अपने सोफे के बिस्तरों पे बैठे हैं, वो बाहर निकल के भी नहीं आते। तो मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, इस व्यवस्था को बदलने के लिए अगर आज लड़ाई नहीं लड़ोगे तो आने वाले समय फिर किसी दूसरे युवा के साथ ये काम होगा। मैं कहना चाहता हूँ इनकी रणनीति को इन दलालों के मुंह पर गए जवाब देना पड़ेगा
और इनके कार्यालय का घेराव करना पड़ेगा। या तो अगर प्यार से मानते हैं तो भाई आ जाओ, प्यार से समाज ने, किसी युवा ने मेहनत करी है, आप उसको उसकी हिस्सेदारी दे दो। ऐसा मत करो बिल्कुल भी, ये समाज में बहुत बुरा मैसेज जाएगा। अगर वो मानते हैं तो हम प्यार से बैठ करके ये बात समझा लेंगे, अगर वो नहीं मानते हैं तो इनके कार्यालय का भी घेराव करेंगे, चाहे कितने करोड़पति हो, काम करेंगे क्रांतिकारी करके। तो दोस्तों, मैं अदर पार्टी होने के नाते भाई का सपोर्ट करने आया था कि भाई से कल मेरी बात हुई थी, रवि भाई से कि कल को आना है। हमारे साथ सुमित एडवोकेट भी आए और भी आए। तो मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, इस अन्याय को रोकना पड़ेगा, आप लोगों और हम लोगों। और मेरा आपसे यही कहना है कि आज इस समय में ना जागे तो आने समय में भी कल होगा। जय भीम। आज की जो मुख्य उद्देश्य रहा, जिसके लिए आप सब समाज के लोग बनाए गए रवि भाई के द्वारा, मुख्य एक पंचायत थी। तो हमारे समाज का उत्पीड़न लगातार समय से हो रहा है और इसके भुगतभोगी हमारे वार्ड के तो बहुत सारे लोग रहे हैं, उसमें से मैं भी एक रहा। परंतु हमने सोचा चलो ठीक है, शायद हम कार्यकर्ता नहीं रहे पार्टी के तो हमें नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं। परंतु हमारा हर वक्त यही बोल रहा कि समाज मजबूत होना चाहिए, समाज के व्यक्ति को टिकट मिलनी चाहिए। जब रवि भाई को टिकट दिया गया, रवि भाई ने मुझे अवगत कराया कि मेरा टिकट दिया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि हम हर वक्त यही कहते हैं कि यार एक बार ये सीट SC पे जरूर आनी चाहिए, क्योंकि हमारे तो पैदाइश में भी ऐसा नहीं हुआ कि SC सीट कभी SC कैंडिडेट को लड़ा तो ये सीट जब आई तो बहुत लोग नाराज थे कि रवि भाई ने उस लोगों को पौधा जो मर गया था, जिन लोगों को निराशा हो गई, उस पौधे को सिंचाई करी बढ़िया तरीके से, उस पर पटल पे लाके खड़ा कर दिया। जैसे उस पटल पे आके खड़े हो गए, आज रवि भाई को बोल दिया गया कि आपकी टिकट खत्म। क्यों खत्म, वो तो रवि भाई ने सब बताई दिया है खोल के, उसे मुझे बार बार व्याख्यान करने की जरूरत नहीं है। परंतु जब ये इन चीज़ों से फिट करने का तो हम जैसे समाज के मुँह पे जोरदार तमाचा लगा है, क्योंकि हम समाज के लोग झंडा बुलंद करने के लिए अपने घरों से पैसे भी खर्च करते हैं, संसाधन भी खर्च करते हैं और इनका झंडा उठाते हैं। और ये झंडा जब हमारा मजबूत होने के लायक होता तो यही उस झंडे को नीचे दबा देते हैं। रवि भाई ने हर तरीके का उत्पीड़न झेल झाल के यहाँ तक पहुँचने के बाद हमें बड़ा अच्छा लगा कि इस बार शायद पार्टी में कुछ अच्छा बदलाव हो रहा है। परंतु ये टिकट काटना, इस समाज को सोचना होगा। समाज के बुद्धिजीवी लोग, बड़े बुजुर्ग, काफ़ी सीनियर लोग बैठे हैं, वो अपना निर्णय लें। इस निर्णय में भी होंगे, अगर रवि भाई निर्दलीय में भी चुनाव लड़ना चाहते हैं तो सबसे पहला जो कंट्रीब्यूशन होगा रवि भाई को मेरी तरफ से जाएगा, चाहे मैं कितना होगा, क्योंकि इस समाज को हमारे जैसे रवि भाई जैसे लोगों की ज़रूरत है। हम लोगों को ज़रूरत है। बड़े बुजुर्गों ने बहुत मेहनत करी है, बेचारे बड़े बुजुर्ग, उनका नाम नहीं लेना चाहता, जिनकी चप्पल रगड़ गई कार्यकर्ता बन के, और वो पूंजीपति आए, वो विधायक बन गए, वो जिलाध्यक्ष बन गए, खूब नोट भरा और चल दिए। और आज भी वो किसी भी यंग कैंडिडेट को, किसी मजबूत कार्यकर्ता को आगे आना नहीं देते, क्योंकि इनकी कमी उजागर हो जाएंगी। जेपी भाई से बैठे हैं, पार्षद रहे, चेयरमैन रहे हैं, हमारे बड़े हैं, इतने साल कार्यकर्ता, हर बार टिकट के चक्कर में इन्हें चक्कर लगाने पड़ते हैं और काट दिए जाते हैं। तब भी आज तक कभी BSP के लिए कभी भी इन्होंने आवाज नहीं उठाई। इन्होंने कहा चलो ठीक है, जैसा हुआ ठीक है, चलो कोई बात नहीं। परंतु ये राजनीति हर वक्त कब तक हम दबेंगे, कब तक हम, हमारा वंचित समाज इस चीज़ में वंचित रहेगा। हमारी ताकत आप सब लोग हैं, महिला शक्ति हैं, बुजुर्ग लोग हैं, युवा दल के बहुत सारे लोग हैं। हम सब लोग मिलके अगर डिसीजन अपना देंगे, चुनाव लड़ने की जहाँ तक बात है, सब लोग बैठ ले। अगर चुनाव निर्दलीय भी लड़ना होगा तो निर्दलीय लड़ने के लिए पूरी तरह हम रवि भाई को बना के भेजेंगे यहाँ से, और एक एक वोट और एक एक नोट की भी जरूरत पड़ेगी। यह ध्यान रखिएगा, कोई ये ना सोचे कि सिर्फ वोट है, क्योंकि रवि भाई जिस परिवार से मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, 5 बहन हैं रवि भाई के, अकेले रवि भाई हैं, संघर्षशील व्यक्ति हैं, हर तरीके से अपने को मैनेज करते हैं। कैसे करते हैं वो आप जानते हैं, आपने देखा है बिल्कुल। परंतु हम सब लोगों को इकट्ठा होकर एक एक वोट और एक एक नोट की ताकत से इनको सदन तक पहुंचाने के लिए सब देना होगा। क्योंकि ये बहनी के लोग जो है बसपा के नए प्रत्याशी को ला के आपके बीच में आपके समाज की दुआई देंगे। हमें सिर्फ उनसे पूछना, जब आपने हमारी गोली वहाँ लगा दी 50 लाख, तो हम तो बिक गए, हमें तो पैसा चाहिए। हम तो उनसे ये कहेंगे हमें पैसा दो, जब हमारी गोली वहाँ लग चुकी है तो हमें भी पैसा दो। हमारा हिस्से में क्या रहा? नहीं, अगर हिस्सेदारी नहीं है तो वो आउट।
अब बिल्कुल रवि भाई के लिए बस यही कहना है कि रवि भाई जो समाज का निर्णय हो उसको कबूल करके मजबूती से खड़े हो जाइए। विवेक अपना तन मन धन हर तरीके से साथ है। धन्यवाद। भाई रवि गौतम का आपने पूरा साथ देना है और सभी को ये भी आगे भी अपील करना है कि नौजवानों को देश को बचाना है, देश को रोशन करना है कि ये अभी मौका है सभी पार्टियों के लिए, सभी समाज में इकट्ठे होकर इधर तीर चलाना है, निशाना हरियाणा में लगाना है या पूरे समाज में जो है एक शिक्षा मिल जाए कि जो शिक्षा आज हमारे को जो मिली है। पुराने लोग बोलते हैं कि बुद्धि बादाम खाने से आती है, बुद्धि ठोकर लगने से आती है। आज हमारे को वो ठोकर लगी है कि वो ठोकर सभी गौतम को नहीं लगी है, सभी नौजवानों को लगी है। सभी नौजवानों को जो इधर बाप बैठे हुए हैं जिनको एक उम्मीद थी उनको लगी है। इसलिए नौजवानों को देश को बचाने के लिए अभी आपने सभी ने मिलकर निशाना करना है। जय भीम, जय भारत, सभी को आज जो मेरे से पहले जितने भी प्रवक्ता बोले हैं बहुत अच्छे विचार दिए हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना, 1 मिनट लूँगा। मैं यही बोलना चाहूँगा कि आज जो एडवोकेट रवि गौतम हमारा बच्चा है उसके साथ उसके बहस के साथ खिलवाड़ हुआ है, आने वाले समय में और किसी भी नौजवान के साथ खिलवाड़ ना हो। ये बात बीएसपी की नहीं है, किसी भी पार्टी की बात है, भले बीजेपी है, कांग्रेस है और है, ऐसा खिलवाड़ ना हो। ये तो बात इलेक्शन की टिकट की है। आने वाले समय में हमारे या पहले भी होता आ रहा है सर्विस के दौरान भी नौकरियों में IPS IAS का और कोई भी ऐसा खिलवाड़ ना हो। कि आज हमने संकल्प लेना है कि 1 मिनट में अपनी बात खत्म करें। धन्यवाद दिया सभी साथियों को। जय भीम, नमो बुद्धाय। पिछले 25 साल से बहुजन समाज पार्टी में लगातार काम करता रहा और काफी निराश भी हुआ, कई बार चोट भी लगी यहाँ पर। और पिछले 1.5 साल से मैं अपने घर आराम से बैठा था। अगर इस बार मेरे भाई रवि का टिकट ना होता, क्योंकि मेरा भाई शुरू से संघर्षशील रहा है, 15-20 साल मुझे लोग देखते भाई को, और मैं जानता हूँ कि ऐसा कोई प्रदेश नहीं जहाँ पर भाई के पीठ पे लाठी ना पड़ी हो। समाज के कामों को लेके भाई की पीठ पे बहुत लाठियां पड़ी हुई है, इस बात में जानता हूँ। मैंने भाई के साथ के लिए चुनाव के लिए इसलिए तैयार हुआ मैं, क्योंकि मैं जानता था, क्योंकि अब तक यहाँ पे जो भी विधायक बने वो और समाज से बने। अगर हमारे भाई ये टिकट लेकर चुनाव लड़ते तो आने वाली पीढ़ी में हमारे युवाओं को मौका मिलता, उनका हौसला बुलंद होता। वो हमारी बातों को विधानसभा लोकसभा में जाकर रखते, लेकिन इन्होंने हमारा हौसला तोड़ने का काम करा। इन लोगों ने बीच मझधार में लाके जो समाज का हमारा अपमान करा है वो बहुत ही सोचनीय और गंभीर विषय है। मैं आज आप लोगों के माध्यम से भाई रवीन भाई को ही कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। क्योंकि कोई भी पार्टी जो हमारा एक चुनाव चिन्ह सिंबल हाथी हुआ करता था वो भी समाज से था, ना कि पार्टी से समाज हुआ। आज मैं यहाँ खड़े होकर इस मंच के माध्यम से रवि भाई को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि भाई तन मन धन हर तरह से मैं आपके साथ हूँ। इसी के साथ मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद साथी भाई। अब मैं सतीश सिंह जी से निवेदन करूँगा वो भी आए। आप 2 मिनट भाई। आज ये अपने समाज की एक पंचायत हुई। अब ये पंचायत बड़ी दुख की घड़ी में हुई है। जिस पार्टी को हमारे बुजुर्गों ने खींच करके 4 बार एमपी को मुख्यमंत्री बनाया, बड़े हर्ष और उल्लास के साथ हम गली गली मोहल्ले घूम करके वोट की।
चर्चा करते थे। आज हमारे रवि गौतम जी युवा शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष 15 साल से इस बहुजन समाज पार्टी के झंडे के नीचे काम करते रहे। कोई भी एक भी मीटिंग ऐसी नहीं हुई हमारी जिस मीटिंग में हमने बहन जी का नाम ना लिया हो, बसपा का नाम ना लिया हो, बसपा के प्रति काम ना किया हो। कहीं भी अपना निजी संगठन चलाते हुए भी कहीं समाज में जाते थे तो वहाँ बहन जी की चर्चा होती, वहाँ उनकी चर्चा के बिना हम कोई कार्य नहीं करते थे, उस झंडे के नीचे काम करते थे। और आज इनको बड़ा सोच समझ करके टिकट दिया गया, ऐसा नहीं था इनको किसी ने हवा में टिकट दे दिया। 4 बार मीटिंग हुई, जो बसपा के जो कार्यकर्ता थे 4 बार मीटिंग करके टिकट दिया गया। अब वो कहते हैं कि अब मुकदमे हैं, अब मुकदमे के नाम पे वो भाई करते हैं। ये जब नहीं थे कार्यकर्ता, अब इस पार्टी में हो रहा है, इन्होंने नारा देते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। कहाँ है ये भी हमारी भागीदारी? बसपा का पहली बार टिकट मिला किसी के जाट समाज को, पहली बार, और इस सीट से गाजीबाद सीट से और बड़ी सोच समझ करके टिकट दिया गया। बहन जी ने आशीर्वाद दिया और बहन जी ने अपनी वही रेल के साथ बहन जी ने कहा कि इस टिकट पर मैं किसी का निर्णय नहीं जानती। माइक देवाला जी रहते हैं, उनसे कहा कि इस टिकट के बारे में कोई आना रहेगा उसका मेरे सामने, और यहाँ के दलालों ने पता नहीं क्या पट्टी बढ़ाई क्या नहीं, अब उनके दिमाग में कुछ बहस पैदा कर दिया और अब कहते हैं आपके मुकदमे हैं। किस नेता के मुकदमे नहीं? ऐसा कोई एक नेता बता दो, एक को छोड़ करके 99% सब पर टिकट। बहन जी का नारा था जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, अब वो नारा उनका खत्म हो गया। अब तक रखा है जिसकी जितनी जेबदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसका जितना बैग भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये वाला पार्टी में चल रहा है। ये बहुत गलत है। आप यहाँ जितने हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जितने भी नौजवान साथी बैठे हुए हैं, ये निर्णय लें अब हमारे रवि भाई को करना है, ये अपनी बात के बताएं, अवगत कराएं। जय हिंद, जय भारत। सर्व समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए आप सभी भाइयों को, सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय हिंद। मैं राजकुमार, बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा प्रभारी, परसरगंज, दिल्ली प्रदेश से आप लोगों के बीच में हूँ। और कल जब मैंने रवि भाई की वो वीडियो देखी जिसमें मैंने रवि भाई के चेहरे पर पहली बार की मायूसी देखी है, और मैं वीडियो देख के इतना विचलित हो गया कि मैं पिछले 20 साल से बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, किसी न किसी पद की जिम्मेवारी में रहा हूँ, और कल ही मैंने बहुजन समाज पार्टी को छोड़ने का निर्णय अपना ले लिया। मैं अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी बहुजन समाज पार्टी का दामन छोड़ूंगा, और ये तो कभी नहीं सोचा था कि जब तक आजाद बहन जी जीवित हैं तब तक मैं कभी बसपा छोड़ूंगा। पर कल रवि भाई की वो वीडियो देख के मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं इतना बेचैन हो गया, और मैंने कल ही उसी समय फैसला कर दिया कि अब मैं बसपा के लिए कभी काम नहीं करूंगा। ना मुझे कोई विधायक बनना था, ना कोई सांसद बनना था, ना कोई नेता बनना था। मैंने तो सिर्फ इतना सीखा था कि ये हमारे कुछ महापुरुषों का एक मिशन है, इस मिशन में अपनी जितनी भी आप हिस्सेदारी दे सकते हो, अपने आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए तो आपको देनी चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ मैं 20 साल से बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहा था, निस्वार्थ और पूरी ईमानदारी के साथ। लेकिन कल मैंने जैसे रवि भाई की वीडियो देखी और मुझे बहुत अफसोस हुआ इस बात का कि जिस बहन जी को हम अपना आदर्श, अपना परम आदरणीय बहन जी बोलते हैं उन्हें, वो बहन जी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार इन महापुरुषों के मिशन को कहां से कहां ले आई। एक तो वो थोड़ा दर्द होता है, फिर भी हम ये सोचते हैं, मैंने कहा नहीं,
अभी बहन जी कुछ करेंगी तो हमने देखा कि बहन जी ने क्या किया। मैं ज्यादा और कुछ नहीं बोल पाऊंगा, बस थोड़ा मायूस हूँ, निराश हूँ कि हमारी आदरणीय नेता ने ऐसे गलत फैसले लिए। और अगर बहन जी को निर्णय देने नहीं आ रहे हैं तो उन्हें रास्ते पर छोड़ देना चाहिए बसपा का। और साथ ही साथ अगर जैसे वो जो कहते हैं कि ढकावे में आया तो ढकावे या डरती है तो ना डरा हुआ नेता चाहिए और ना ऐसा ढका हुआ नेता चाहिए। नेता चाहिए तो शुद्ध विचारों वाला, स्वतंत्र विचारों वाला नेता चाहिए जो हमारे रवि भाई में जिस तरीके की काबिलियत थी उनको इतना मायूस कर दिया। और हम आप सभी साथियों से एक निवेदन होगा मेरा, मैं भी यहाँ पीछे बैठ के काफी देर से सुन रहा था, तो यहाँ पे जातियों का नाम लेकर संबोधित कर देते जाटा वाल्मीकि। मैं चाहता हूँ कि इन नामों को नकार दिया जाए और अम्बेडकरवादी बना जाए। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। नागनाथ और शापनाथ की दूसरों के लिए बताते थे, आज वही अपने समाज के लिए नागनाथ और शापनाथ। दूसरा ये है कि अगर जाटव समाज ने ही पार्टी को बनाया है, अगर जाटव समाज ही समझ जाता है इस बात को, इन दोनों का बहिष्कार करते जाटव समाज, हर जिले में जा जाके इनके खिलाफ पंचायत करें और दोनों का बहिष्कार कर दें, कि अपने आप समझ में आ जाएगी इनके में कि तुमको किसने वहाँ तक पहुँचाया है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम। हमने समाज के लोगों से हमारे बीच में अभी एक सत्येंद्र कुमार यादव जी ने बहुत अच्छी, जब समाज के उभरते सितारे होते हैं तो बनाने से हमेशा डर लगता है। मैं रवि भाई के समर्थन में हूँ और रवि भाई के समर्थन में गाजियाबाद में 20 सभा में अगर आवश्यकता पड़ेगी मैं अपने समाज के साझा करने लोगों के समाज से हाथ जोड़कर उनके समर्थन का प्रयास करूंगा। जय भीम, जय भारत। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रवि भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रवि आप हमारे साथ हैं। हमने किसी गाड़ी में सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और मेरा परिचय, मेरा नाम बलवीर वाल्मीकि है और मैं आदि अम्बेडकर विद्यार्थी फाउंडेशन एक छोटा सा संगठन चलाता हूँ जिससे केवल गरीब बच्चों के एजुकेशन का काम करता हूँ। और यही बाबा साहब ने संविधान में तो माध्यम से होता है कि हम जब किसके बुलाएंगे तो आपने लड़ाई अपने आप आगे जीतेंगे। कहने को तो बहुत कुछ है और मेरे बुजुर्ग मुझे किसी सर्टिफिकेट की उसकी जरूरत नहीं है कि मैं बसपा के लिए या कितना वेट करवा दूँ। मेरे सर्टिफिकेट मेरे बुजुर्ग एक भाई मेरे बड़े बैठे हैं, ये 25-30 साल से हम लोग काम, हमारे भाई कालू राम जी बैठे हैं, हम लोग 30 साल से अलग अलग क्षेत्रों में अपने काम कर रहे हैं, उस सेक्टर से काम कर रहे हैं। जिसको जैसे मिला भी मुझे लगा और ये जो एजुकेशन में मैंने काम करने का काम किया और बचपन से मुझे आपने IAS प्रेम प्रकाश जी ने मुझे रास्ता दिखाया। बरेली के अंदर जय भीम कहने के ऊपर बरेली को देख रहे हैं तो जय भीम के ऊपर वहाँ पर गंगवार के लोग जा रहे हैं तो उनको काफी प्रसारित करते। जब उनसे चलने गए उन्होंने अपने मन की पीड़ा बताई कि मैंने बहन जी के लिए बहुत कुछ करा। बहन जी के लिए इतना कुछ करने के बाद बहन जी ने कभी समाज के लिए बहन जी नहीं समझाई। बहन जी के मौजूदों में बहन जी CBI का पिंजरा BJP की तरफ से या कांग्रेस की सरकार की CBI के पिंजरे से भरा जाती कर जाती है। तो क्या आप समाज के लिए क्या करोगे? आप समाज के केवल वोट और नोट लेने के लिए हो। अभी हाल में ही एक पार्टी आजाद समाज पार्टी द्वारा तहमील समाज के कुछ लोगों का विवाद हुआ। तो मैं DSP में अभी पिछले 28 साल से DSP में था, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो मैंने अपने जिला अध्यक्ष के माध्यम से ये बात पहुँचाई कि बहन जी से थोड़ा सा चीज करने की जो भाषा हुई उसकी निंदा करते हैं, क्योंकि जो लोगों के साथ मारपीट हुई वो भी गलती। मैं तो अफसर से कहता हूँ, मैं जाकर समाज को वाल्मीकि हूँ, लेकिन मैं जाकर समाज को अपना बड़ा भाई मानता हूँ और जीवन में मानता हूँ। मेरा एक बेटा, मैं इंसान में नहीं रह सकता, मेरी जीवन नहीं है, मेरा अपना जीवन मेरे अपने भाइयों को लेकर नहीं है। हम परिवार के हम दो वो ऐसे हिस्से हैं कि अगर हम आपस में टूट गए, लड़ गए, झगड़ गए तो फिर ये समझो कि जो लोग चाहते हैं दूसरी पार्टियाँ चाहती है, पार्टियाँ चाहती है, वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए। मैं बस उन्होंने मुझे शिक्षा के लिए प्रेम प्रकाश जी ने बताया, मैंने से फाउंडेशन पर काम करा। अब आता हूँ बहन जी पर। बहन जी का जब इस तरह के मैंने जानकारी तो साहब बहन जी की तरफ से, मेवालाल जी की तरफ से रात को 11 बजे फोन आता है 26 तारीख को। 25 तारीख को फोन आता है कि आप गाजियाबाद से 10 वाल्मीकि समाज के लोगों को डेलीगेशन लेकर 27 तारीख को बहन जी मिलना चाह रही है।
जबकि मैं बताऊं मैं बसपा का बहुत बड़ा कार्यकर्ता रहा हूँ, बगैर पैसे को तो बहन जी किसी को अपने पैर भी नहीं छूने देती। जब भी मुलाकात हुई है तो भैया कोई 25,000 कोई 50,000 रुपये देकर बहन जी के पैर छूते, तब तो बहन जी के पैर छूने को मिलते हैं। भाई मैं अपना गलत बोल रहा हूँ, कार्यकर्ता होने के बाद अब 30 साल अगर इसमें एक दिन भी गलत बोलो तो 30 साल पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, निस्वार्थ कर रहा हूँ। किसी तरह किसी राजनीति में जाने का मेरा कहीं आपने देखा होगा, एक फोटो भी देखा किसी दूसरी पार्टी में अगर आपने कहीं सुना भी। लेकिन जो है ये मेरा मन की पीड़ा है, बहन जी ने बुलाया तो ये हम 10 तो नहीं हुए, लेकिन हम 5 लोग हैं क्योंकि स्थिति अभी बीच में बताया कि ऐसा ये वर्गीकरण को लेकर काफी है और इस पर भी हम लोग बैठ कर बात कर सकते थे। बहन जी एक परिपक्व नेता है, बहुत सीनियर लीडर है, इस पर बैठ के बात हो सकती थी। हम आपस में भाई हम बैठ कर अपने आप रास्ता निकाल लेते। ये दूसरी पार्टी तो चाहिए नहीं थी, उसने हमारे बीच में गुड़ की थैली भेज दी कि हम उसके सिरे में आपस में भाई आपस में लड़ जाए। मैंने भी अपने समाज में समझाने का प्रयास करा, लेकिन कुछ ऐसे हालात जो हमारे महिला से नए नवेले सांसद जी ने यहाँ पर ऐसे पैदा और डबल कर दिए कि पूरे प्रदेश में क्या पूरे देश में अलग स्थिति पैदा करने का काम करते हैं। लेकिन नहीं होना चाहिए, उसकी भी निंदा करता हूँ। बहन जी के पास गए, बहन जी ने भैया वो बातें रखी अपनी कि समाज को समझाओ, ये करो वो करो, लेकिन बहन जी की तरफ से हमें ये उम्मीद थी कि घटना की निंदा करेंगी। मैंने वैसे 27 अगस्त को बहन जी से मिलने के बाद 27 अगस्त को मैं आया, 28 अगस्त को मैंने बस्ता छोड़ दी, 28 अगस्त को मैंने बस्ता छोड़ दी, लेकिन बस्ता जरूर छोड़ी है। रवि भाई को अब मैं बात कहना चाहूँगा, बस्ता जरूर छोड़ी है रवि भाई, लेकिन अपने जाकर समाज के अपने भाइयों का साथ नहीं छोड़ा। रहा जो आपके साथ हुआ है वो पैसा लेना जानते हैं, हम आपको पैसा देना जानते हैं। आज समाज के बीच में इस मंच के माध्यम से कह रहा हूँ, आप मजबूत रहिए। 1 लाख रुपये आपके चुनाव में देने का काम करूँगा, आपके साथ बाबा साहब के चुनाव के साथ ही मान के वचन दे रहा हूँ कि 1 लाख रुपये आप देने का काम करूँगा और आपके संजय बंधन आपको चुनाव लूंगा। प्रसाद बताइए। जय भीम, नमस्कार। जलानों के मार्फत से वो कहानी वहाँ की वहीं पहुँचती। अब मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे रामेश्वर दयाल जी जो समाज की है, समाज क्या कहते हैं कि समाज की मीटिंग में क्योंकि मैं पीछे बैठा हूँ, जानबूझ के नहीं बोलना था क्योंकि जब हम उनके सच्ची बोलते हैं समाज की है। साथियों, चाहे किसी भी वो दे दो कि रवि भाई के साथ जो घटना घटी ना तो वो पहली है ना आखिरी है। रवि भाई को अगर ये टिकट बना रहता, इससे पहले भी लोगों के टिकट कटे हैं, तो क्या पार्टी सही थी? और अगर कट गया है टिकट तो क्या पार्टी खराब हो गई है? इस पर चिंतन मनन करने की समाज को जरूरत है। मैं आपके सामने एक सीधा सवाल रखता हूँ, अगर जिले का कलेक्टर उसकी नाक के नीचे बैठा हुआ उसका कर्मचारी अगर रिश्वत लेता है तो जिले के कलेक्टर की कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है? क्या जिले का कलेक्टर अनभिज्ञ रह सकता है? और अगर वो अनभिज्ञ रह सकता है तो वो कलेक्टर की पोस्ट पर रहने के लायक नहीं है। इस समय पार्टी बनी, उस समय एक पार्टी में सिस्टम हुआ करता था। अभी हमारे साथी ने जो हमारा परिचय दिया है बामसेप के माध्यम से, आज हम बामसेप के लोगों को भी डायरेक्टर हैं, कभी हुआ करते थे। और उस समय एक सिस्टम हुआ करता था कि कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है वो बामसेप किया करती थी। जब बामसेप किया करती थी तो समाज में जो वास्तव में काम करने वाले लोग हैं वो आगे आया करते थे। लेकिन आज कोई 1-2 साल की घटना नहीं है, ये बहुत लंबे अंतराल से चल रहा है। धीरे धीरे उस बामसेप को क्रैश किया गया, पार्टी आगे बढ़ी, सरकारें भी बनी, 4 सरकारें बनी। हमारा गर्व से सीना भी चौड़ा हो जाता है, उस चीज़ को अभी तक गाते हैं और हो सकता है आने वाले समय में भी गाते रहे। लेकिन पार्टी का पतन हुआ क्यों? सरकार बनना कोई उपलब्धि नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत सारे बसपा के साथी जब हम वार्ता करते हैं, पहली बात यहाँ पे कोई हमसे कोई सीधे बात नहीं करता, लेकिन मित्रता के नाते जब कभी बात होती है तो बहुत सारे साथी हैं जो बाबा साहब को उदाहरण देते हैं कि बाबा साहब तो आज तक
राजनीति में सफल नहीं हो पाए। बहन जी ने 4 बार मुख्यमंत्री बनी, तो क्या ये पैमाना है कि मुख्यमंत्री बनना या पार्षद बनना या एमएलए बनना या एमपी बनना, ये पैमाना नहीं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे जो युवा पीढ़ी है उन्होंने शायद उस शख्सियत का नाम ना सुना हो, लेकिन जो हमारे पुराने साथी हैं, पुराने लोग हैं, बुद्धप्रिय मौर्य का नाम सुना होगा। उन्होंने अपनी यात्रा आरटीआई से शुरू की और जब तक वो आरटीआई में एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में रहे, तो हम तो उस समय बहुत बचपने में थे, बहुत छोटे थे, लेकिन हमें होश हुआ था क्योंकि 7 से 8 में रहे होंगे। हम गाँव में रहते थे। जिस समय बुद्धप्रिय मौर्य की मीटिंग हुआ करती तो ऑलरेडी कर्फ्यू लग जाया करता था बाजार। उस कर्फ्यू लगने का कारण क्या था? कर्फ्यू ऐसा नहीं कि प्रशासन द्वारा थोपा जाता था, लोग अपने आप उस डर की वजह से और कुछ उस मीटिंग में जाने की वजह से बाजार बंद हो जाते थे। उसकी एक वजह ये भी थी कि बुद्धप्रिय मौर्य बोलने आ रहे हैं तो कोई मतलब ना हो जाए, कोई ना हो जाए। तो एक माँ होता है, एक सम्मान था बुद्धप्रिय मौर्य के लिए। और इन्होंने भरी संसद में इंदिरा गांधी को ललकारा था, लेकिन जब बुद्धप्रिय मौर्य ने अपनी राह बदली, यानी कि जब उसने समाज को छोड़ा और केवल राजनीति में उनका उद्देश्य हो गई, जो अपनी बेटी को भी सेट करने के लिए लग गए, यहाँ तक भाजपा में गए। आज बुद्धप्रिय मौर्य का नाम कोई ये है समाज। तो राजनीति चलती किन लोगों की? राजनीति तो बहुत अच्छी चीज़ है। बाबा साहब की एक बात तो बसपा वालों ने या राजनीतिक लोगों ने बहुत सुने, तो लोगों ने पकड़ ली कि मास्टर की है राजनीति। लेकिन बाबा साहब ने उसके साथ एक बात और कही, राजनीति उन लोगों की चलती है जिस समाज की जड़ें मजबूत होती है। ये समाज की जड़ें मजबूत नहीं, जिसका सामाजिक ताना बाना मजबूत नहीं, उसकी राजनीति कभी सफल नहीं होती। एमएलए बनना, एमपी बनना, मुख्यमंत्री बनना, ये कोई सफलता का पैमाना नहीं। तो पार्टी में जो कुछ हो रहा है उसके लिए केवल उच्च नेतृत्व ही जिम्मेदार नहीं है। आज उनको गाली देना कि उन्होंने वो दलाल है, फलाना है, ठीक है, ये आपको पहले नहीं पता था? रवि भाई को साथ मालूम नहीं, इन्होंने हमसे संपर्क करने की कोशिश की, मीटिंग भी फिक्स हुई थी, लेकिन मैं उस समय विशाखापट्टनम में था, जिनका भी कुछ प्रोग्राम किया थी, तो हमारे साथियों के साथ मीटिंग नहीं हो पाई। हमसे तो जो मिल लेता है वो बसपा में रहता ही नहीं। हमसे हमारे साथ जो मंच शेयर कर लेता वो बसपा में रहता ही नहीं। ये इतिहास प्रहलाद पटेल को हमने बुलाया गाजियाबाद में, वो बसपा से को हमने बसपा का एमपी रहते हुए गाजियाबाद को बुलाया, वो बसपा के बाहर। जिस समय दानिश अली के खिलाफ लोकसभा में हो रहा था और पार्टी ने एक शब्द नहीं बोला और अंतिम रूप से उसको निकाल दिया, तब आप लोग कहाँ थे? जब पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन का सपोर्ट करते तब आपकी आवाज़ क्यों नहीं निकलती? तो हमें नीतियों का विरोध करना होगा। नीतियों से ही नीयत बनती है। जो नीति में ना चले इसका मतलब वो बदनीयत आदमी है। तो आपने जो नीति बनाई है पार्टी की, आज पार्टी की नीति है क्या? पार्टी की नीति आपको कोई समझ में आती है? आज पार्टी की वन नेशन वन इलेक्शन का सपोर्ट माननीय बहन जी ने किया। उससे 2 दिन पहले मोहिंदर पाल सिंह जो ग्रेटर नोएडा के 2011 में सीईओ हुआ करते थे, उनको नोटिस जारी किया गया, इसलिए वो उनका वक्तव्य आया वन नेशन वन इलेक्शन का। आप लोगों को इन चीज़ों की गहराई में मैं समझता हूँ कि बहुत से लोग ये चार्ट लगाते हैं कि भाई बहन जी डरती है। मैं नहीं मानता कि बहन जी डरती है। बहन जी डरती अगर है तो ऐसे डरे हुए नेतृत्व का समाज को कोई फायदा नहीं है। अगर लोग ऐसा मानते हैं कि बहन जी चार्जशीट से डरती है, जेल जाने से डरती है, तो ऐसे नेतृत्व का समाज को कोई फायदा होने वाला नहीं है, चाहे वो आज का नेतृत्व हो या कल का नेतृत्व हो। रवि भाई के बारे में इन्होंने 2 विकल्पों का जिक्र किया, 2 अप्रैल का और एक अभी जो आर्मस्ट्रांग कहता है तमिलनाडु में उसका सिलसिला। मैं आपको खुला बता दूं, आप लोगों को मालूम नहीं होगा, 2 अप्रैल 2018 को जो संघर्ष हुआ, जो आंदोलन हुआ, उसको बसपा का समर्थन नहीं था। अगर है तो बता दीजिए यहाँ बैठे हुए लोग। बिल्कुल नहीं। इसलिए वो उनकी योग्यता में नहीं आता है। बसपा सड़क पर संघर्ष करना नहीं जानती है। मान्यवर काशीराम जब तक थे, जितने भी एजुकेशन हुए वो उनके पीरियड में हुए। अगर उसके बाद सड़क पर कोई आंदोलन हुआ तो आप हमें बता दीजिए। अगर राजनीतिक पार्टी सही मुद्दों को लेकर के सड़क पे नहीं आएगी तो कौन सी राजनीतिक पार्टी है?
तो हमें ये सोचना होगा कि अगर हम कुछ लोगों का विरोध करते हैं तो हमें स्पष्ट रूप से नीति का विरोध करना चाहिए। और ये बात, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि पार्टी में वो सिस्टम ही नहीं बचा है कि नेतृत्व तक सही बात जाए, और अगर वो बात नहीं जा रही है तो इसके लिए कोई नीचे वाला कैडर या नीचे वाला कार्यकर्ता जिम्मेदार नहीं है। आपने उस सिस्टम को नष्ट किया है, आपने उस सिस्टम को डेवलप होने नहीं दिया है। आप अपने इर्द गिर्द चाटुकार लोगों की अगर भीड़ इकट्ठा रखते हैं तो आपके बाद लोगों की बात नेतृत्व तक जाएगी कैसे? तो ये नेतृत्व की मेरे ख्याल से सफलता अगर हम क्रेडिट नेतृत्व को देना चाहते हैं तो उसका डिसक्रेडिट भी नेतृत्व को दिया जाना चाहिए। कोई और काउंटेबल नहीं हो सकता। मेरे परिवार में अगर कुछ होता है तो या तो मैं गलत चलने वाले लोगों से अपना संबंध विच्छेद करूं, या फिर मेरे परिवार में अगर कुछ गलत होता है तो मैं उसको स्वीकार करूं। यही तो एक नैतिक दायित्व है। और अगर हम दोहरी नीति अपनाएंगे तो साथियों ये आखिरी है ना पहला है। जहां तक रवि भाई के आगे इलेक्शन लड़ने का सवाल है, अगर रवि भाई में इतनी शामत है तो मैं इनको एक सुझाव दूंगा कि जो कुछ अगर हमारे कुछ साथियों ने कहा भी है कि हम प्रयास करेंगे कि दोबारा से इनका टिकट हो जाए, अगर दोबारा से टिकट हो गया तो पार्टी सही हो जाएगी। पार्टी की नीति नियत तो वही है ना। आपके ऊपर जो आपको सपोर्ट करने वाले लोग हैं, जिन लोगों का आपने नाम लिया, वो लोग तो वही के वहीं पर हैं। तो ये कैसे चलेगा? तो मेरा ये कहना है कि अगर आप निर्दलीय चुनाव लड़े तो जो कुछ आपके साथ कल तक हुआ जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं उसका जिक्र करना बंद कर दीजिए। अपने नीति, अपने एजेंडे को लेकर के समाज के पास जाइए। वो एक रचनात्मक कदम होगा। किसी की बुराई को बुराई करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ बैठे हुए लोग, बहुत सारे लोग हैं तो आपके मीटिंग में तो बैठे होंगे, लेकिन वो वोट देने की जब बात आएगी तो वो वोट बीएसपी को ही देंगे। ऐसी अंधभक्ति हमारे समाज में है। मैं साथियों एक उदाहरण देकर के, आज हमारी बहन जी की क्या मजबूरी है, ऐसा बहुत से लोग जानते हैं। मैं कोई मजबूरी नहीं समझता, उनकी सोची समझी रणनीति है, सोची समझा उनकी हर एक चाल होती है, हर एक कदम है। वो कोई बालक नहीं है, हम सबसे वरिष्ठ है। और जैसा आप लोग कहते हैं कि उन 4-4 बार मुख्यमंत्री है, तो मैं ये नहीं समझता कि उनकी कोई कमजोरी होगी या उनकी कोई मजबूरी होगी। मजबूरी है तो मैंने जैसे कहा कि वो नेतृत्व किसी काम का नहीं है जो मजबूर नेतृत्व है। अभी मोदी जी ने एक झूठ बोला, राहुल गांधी अभी अमेरिका न्यूयॉर्क होके आए हैं, उनसे रिजर्वेशन को लेकर के एक सवाल वहां पर हुआ और वो सवाल बड़ा स्पष्ट था। वो सवाल ये था, पत्रकार ने वहां के पूछा कि ये आरक्षण कब तक लागू रहेगा। बड़ा सीधा साधा सवाल है, बड़ा स्पष्ट सवाल था। उनसे पूछा गया कि ये रिजर्वेशन कब तक लागू रहेगा, तो राहुल गांधी ने बड़ा स्पष्ट जवाब दिया जो हर एक अम्बेडकरवादी का जवाब होता है और जो सामाजिक सोच रखते हैं सभी का वही होता है। राहुल गांधी ने सीधा सा उसका उत्तर दिया कि जब तक समाज में असमानता है, जब तक समाज में असमानता है तब तक रिजर्वेशन लागू रहेगा। बताइए इसमें राहुल गांधी ने कोई गलत बात कही क्या? ये हर एक अम्बेडकरवादी नहीं चाहता क्या? बाबा साहब नहीं चाहते थे कि समानता हो, या हम नहीं चाहते कि समाज में इक्वालिटी एस्टेब्लिश हो? उस वक्तव्य की एक लाइन को छोड़कर पूरा राहुल गांधी के खिलाफ नैरेटिव किया गया। हम मानते हैं कि भाजपा की मजबूरी होगी, लेकिन हमारी बहन जी को तो कम से कम अपने कार्यकर्ताओं को झूठ बोलना नहीं सिखाना चाहिए। आज हरियाणा में उसी वक्तव्य को झूठे तरीके से पेश किया जा रहा है। तो आपको नेतृत्व से अगर सवाल करना है तो फिर आपको टिकट की लालसा छोड़ करके समाज में काम अगर करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप MP, MLA, पार्षद बने या ना बने, लेकिन आप समाज के नेता हैं और रहेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। निवेदन करूंगा